नमस्कार, अरिहंत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक्चुअली वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH जो है वो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ये यौगिक जो है एल्किल या एरिल समूह के हाइड्रोजन के जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसके प्रतिस्थापन द्वारा बनते हैं। तो एल्किल समूह के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, या अगर एल्किल समूह नहीं है, एरिल समूह है, तो क्या बनेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक समूह बनेंगे। जैसे कि RCH3H जो है इसका H इसको अगर रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो R है वो C2H5 भी हो सकता है, C3 3 कार्बन वाला या 4 कार्बन वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन की अगर COOH के साथ में विक्रिया या बेंजीन को अगर बेंजीन का हाइड्रोजन जो है ये अगर COOH के साथ में रिप्लेस करवाया जाए तो क्या बनता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और ये अम्ल जो है जिसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो सीधा का सीधा बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हुआ होता है, सीधा जो है बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि ये जो है H+ आयन देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से करेंगे? COOH समूह की संख्या के आधार पर। अगर एक COOH समूह उपस्थित है तो इसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, जिसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2nO2, और इसमें N जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। RCOOH के रूप में इसे दर्शाया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो वसीय अम्ल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी के जो कुछ उच्च सदस्य होते हैं जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, वो सर्वप्रथम वसा से ही प्राप्त किए गए थे बेटा। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में देख लीजिए आप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, 2 कार्बोक्सिलिक उपस्थित है, एक बीच में एक कार्बन है तो मेलोनिक अम्ल। इस तरीके से ये एडिपिक अम्ल कहलाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप कितने होंगे? 3 होंगे, और ये सिट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। कार्बनिक समूह की जो प्रतिकृति है उसके आधार पर यदि हम देखें तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ेगी वो कैसी होगी बेटा? संतृप्त होगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन से अगर COOH जुड़ता है तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल तब बनते हैं जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन से COOH ग्रुप जुड़ेगा, लाइक दिस। ये हो गया क्रोटोनिक अम्ल, इसे कहेंगे आप एक्राइलिक अम्ल। प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला जो COOH ग्रुप सहित है उसके अलावा भी जो प्रतिस्थापित ग्रुप उपस्थित है, जैसे यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, तो ये ऐसे वाले जो अम्ल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों को नामकरण करने की सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति में आप क्या करते हैं कि इस पद्धति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो नाम होते हैं वो प्रकृति में वो किसी स्रोत से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर लिखते हैं। जैसे HCOOH को आप फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं बेटा। फार्मिक अम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल चींटियां जो होती है उनको फार्मिका कहा जाता है, और लाल चींटियों के जो आसवन से बनने वाला जो अम्ल होता है वह फार्मिक अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार से देख लीजिए ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का मतलब है, ये जो शब्द है एसिटिक, ये एसिटम नाम से लिया गया, और एसिटम का मतलब होता है सिरका। तो यहाँ इनके स्रोतों से प्राप्त ये अम्ल होते हैं, और इसके उच्च सदस्यों का जो नामकरण है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। और सामान्य विधि में कार्बन श्रृंखला के जो परमाणु होते हैं उनको अल्फा, बीटा और गामा वगैरह से आप दिखाते हैं। तो ये अल्फा, बीटा, गामा वाला जो है, अब ये वाला देख लीजिए आप, अल्फा कार्बन पे OH समूह है तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक अम्ल कहलाएगा, प्रोपियोनिक अम्ल कहलाएगा। और बीटा मिथाइल, बीटा स्थिति पर मिथाइल ग्रुप है तो बीटा मिथाइल ब्यूटाइरिक अम्ल ये कहलाएगा। IUPAC पद्धति बिल्कुल वैसी की वैसी कि आप पहले तो एल्केन चेन का नाम लिखेंगे, बाद में इसमें ओइक अम्ल सफिक्स लगा करके इसका नाम लिख देंगे एल्केनोइक अम्ल। अब एल्केनोइक अम्ल, इन्हें एल्केनोइक अम्ल तथा एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो जाता है किससे? COOH से, तो बनता है क्या? एल्केनोइक अम्ल या एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से कुछ अम्लों के यहाँ पर उदाहरण या दिए हुए हैं जिनके सामान्य नाम तथा उनके नाम के स्रोत वगैरह दिए हुए हैं, और उनके IUPAC नाम भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए इसका नाम जैसे लिखना है तो पहले तो आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होगा। लंबी कार्बन श्रृंखला में जो है जो मुख्य जो क्रियात्मक समूह है COOH उसके कार्बन को भी आप इंक्लूड करेंगे, और इसको 1 नंबर देकर के, इसको 2, 3 और 4 नंबर देकर के, 3 पे क्लोरो उपस्थित है तो 3 क्लोरो 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनोइक अम्ल इसे कहा जाएगा। इस प्रकार से इसके नाम लिख सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक
अम्ल जो है उसको ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं और एथेन डाइओइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। अगर ट्राइओइक होता तो ट्राइओइक अम्ल कहलाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता देख लीजिए, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता सीधी सी बात है, यह इसे दर्शाने हेतु जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला में 4 या उससे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए। भाई 4 कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसकी श्रृंखला में परिवर्तन, नॉर्मल से आइसो, आइसो से नियो श्रृंखला में जो परिवर्तन होगा वही श्रृंखला समावयवता कहलाती है। जैसे कि ये देख लीजिए पेंटेनोइक अम्ल है, ये नॉर्मल पेंटेनोइक अम्ल बनाया है बिना प्रतिस्थापी वाला। इसमें देख लीजिए आपने 4 कार्बन की बजाय 5 कार्बन की बजाय 4 कार्बन की चेन बना दी और एक को आपने प्रतिस्थापी के रूप में डाल दिया, 3 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। अब इसको 3 की बजाय 2 वाली स्थिति पे भी लगा सकते थे, तो ये 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। अब ये इस कार्बन चेन में और इस कार्बन चेन में 4-4 कार्बन है, इस कार्बन चेन में आप देखेंगे 3 कार्बन लेते हुए और 2 कार्बनों को प्रतिस्थापी मानते हुए 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण यहाँ से कर लिया गया है। तो ये सभी एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी। इसी के बाद में हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता में आप देखेंगे कि जब समावयवी में क्रियात्मक समूह की प्रकृति जो है भिन्न भिन्न होती है तो क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। एक क्रियात्मक समूह जो है वो दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब कौन कौन से इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इसके क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समावयवी जो है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, एस्टर तथा हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन जो है वो हो सकते हैं। एक एक का एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। एल्कोहल सहित एल्डिहाइड यानी कि हाइड्रोक्सी कार्बोनिल समूह जो है वो आप CH3COOH के क्रियात्मक समूह के रूप में देख पाएंगे, ग्लाइकोल एल्डिहाइड के रूप में। मिथाइल फॉर्मेट एस्टर के रूप में आप इसको देख पाएंगे, मिथाइल फॉर्मेट में परिवर्तित हो गया है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है हाइड्रोक्सी इथोक्साइड या एथिन ऑक्साइड में भी परिवर्तित या ऑक्सीरेन में परिवर्तित हो गया है। तो ये तीनों इसके क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। COOH समूह की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, COOH समूह की जो संरचना होती है उसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है बेटा, sp2 संकरित होता है। इस sp2 संकरित कार्बन के इस sp2 संकरित कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करके एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है तथा दूसरे ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा तथा पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करता है। बाद में क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से ये अपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खिसका करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। बाद में यहाँ का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है उत्पन्न कर देता है और इस तरीके से आपको तीसरी संरचना प्राप्त हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है, दोनों ही ऑक्सीजन जो है, इन दोनों ही ऑक्सीजनों के ऊपर बारी बारी से डबल बॉन्ड आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि दोनों ऑक्सीजन कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो वाला जो बंध है वो कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से H+ हमको दे देंगे। तो संरचना 3 में सर्वाधिक स्थायी होती है। संरचना 3 ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली जो संरचना होती है सर्वाधिक स्थायी होती है। कारण क्यों है, क्योंकि इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं पर अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। sp2 कक्षकों के बीच 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह में CO जो एकल बंध की दूरी है वो कितनी होती है, 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। और डबल बॉन्ड की जो दूरी होती है एल्कोहल और ईथर में, जबकि ये वाली दूरी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 1.43 एंगस्ट्रॉम्स होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O जो द्विबंध होता है उसकी दूरी 1.23 एंगस्ट्रॉम्स होती है। कीटोन और एल्डिहाइड में ये दूरी थोड़ी सी कम होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम सी होती है। तो एल्डिहाइड कीटोन वगैरह अन्य जो तत्व है या अन्य जो यौगिक है उनकी अपेक्षा द्विबंध की दूरी इसमें अधिक और एकल बंध की दूरी इसमें कम पाई जाती है। और COOH ग्रुप में आप देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड की दूरी जो है 1.23 और एक सिंगल बॉन्ड की जो दूरी है वो 1.36 होती है। जबकि यहाँ पर आप देखें कि कार्बन जो है कार्बन और OH की दूरी जो अल्कोहल है उनमें 1.43 और एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी 1.20 एंगस्ट्रॉम्स होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड तथा कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएं, या तो आप अम्लीय K2Cl2O7 की प्रेजेंस में करवाएं या क्षारीय KMnO4 या टॉलेन अभिकर्मक के रूप में आप करवाएं। और इसके लिए OX के लिए जैसे X जो है कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के द्वारा जो है ऑक्सीकरण आप करवा सकते हैं। किस प्रकार से करवा सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड वापस से ऑक्सीडाइज होकर के किसका निर्माण कर देगा, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देगा। प्राथमिक अल्कोहल जो है, अगर क्रोमियम जो है आपका क्रोमियम
Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन की उपस्थिति में एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा और फर्दर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और क्षारीय KMnO4 भी प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, लेकिन जब अल्कोहल में द्विबंध तथा त्रिबंध आ जाता है तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि अल्कोहल असंतृप्त यदि है तो आप जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल, सॉरी KMnO4 का जो इस्तेमाल है इस नहीं कर सकते, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द्वितीय अल्कोहल जो है प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ में, द्वितीय अल्कोहल पर प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के पहले तो एसीटोन बनाते हैं और एसीटोन का बाद में ऑक्सीकरण होकर के दो एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, 2 कार्बन वाले। अब यहाँ देखिए आपने पहले तो लिया था 3 कार्बन, बाद में हो गए 2 कार्बन, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, 1 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। तृतीय अल्कोहलों की बात करें, तृतीय अल्कोहल का यदि अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी के कारण ऑक्सीकृत ये नहीं होते हैं और यदि इनका ऑक्सीकरण आप करने जाते हो ना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ से हट जाता है। तो किंतु प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ में क्रिया करने पर कार्बन कार्बन बंध के विखंडन के कारण कम कार्बन वाला अम्ल आपको ऑक्सीकृत हो पाता है। जैसे कि अब इसके बाद में बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, R तो है ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा और R जो है कार्बन पे जुड़ जाएगा और MgX जो है वो ऑक्सीजन पे जुड़ करके इस प्रकार का यौगिक देगा जो बाद में जल अपघटित होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके द्वारा आप जो है एक से अधिक यानी कि श्रृंखला आरोहण, मतलब आपने अगर कम कार्बन वाली श्रृंखला पहले ली है या कम कार्बन वाला आपने रिएक्टेंट लिया है तो अधिक कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बन श्रृंखला में वृद्धि होती है। साइनाइड के जल अपघटन से देख ली, साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, अब साइनाइड का जो जल अपघटन है पहले तो आप इसको अम्लीय माध्यम में भी करवा सकते हैं और क्षारीय माध्यम में भी करवा सकते हैं। अम्लीय माध्यम में करवाने पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, श्रृंखला आरोहण यहाँ पर हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा और OH की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले ये एसीटेट आयन में परिवर्तित होगा और बाद में उसको H प्लस की उपस्थिति में ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो साइनाइड का अम्लीय तथा क्षारीय जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में पहले एल्केनेमाइड बनते, देख लीजिए आप एल्केनेमाइड बने हैं तो तदंतर जल अपघटन द्वारा एल्केनोइक अम्ल भी प्राप्त हो जाते हैं और श्रृंखला का आरोहण भी यहाँ से होता है। एल्कोक्साइड या एल्किल कार्बन आयन के उपयोग द्वारा भी आप जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो सोडियम मिथॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में दाब लगा करके HCl या H2O की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं। कोच अभिक्रिया में क्या होता है, एक इथाइन एथीन ली जाती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की उपस्थिति में 500 से 1000 वायु दाब 350 डिग्री सेल्सियस और H3PO4 अम्ल की उपस्थिति में इसे प्रोपेनोइक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इसमें भी श्रृंखला आरोहण हो जाता है क्योंकि ये वाला कार्बन इधर जुड़ करके एक कार्बन अधिक वाला आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करके देता है। एल्कीन एल्काइन तथा साइक्लो एल्केनों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीन एल्काइन इनका अगर ऑक्सीकरण आप करवाते हो तो आपको एसिटिक अम्ल इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अच्छा, एल्कीन में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड बीच में से टूट जाता है, एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको प्राप्त हो जाता है जो कि बाद में जिसका बाद में ऑक्सीकरण करवा करके आप कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न देख ली RC डबल बॉन्ड O और G यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप OR NH2C Cl OCOR कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। इनका आप जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाने पर अम्लीय माध्यम में क्या प्राप्त होंगे, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे और जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका हाइड्रोक्साइड व्युत्पन्न आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि इसका साबुनीकरण करवाते हो NaOH की उपस्थिति में इसे गर्म करवाते हैं तो आपको RCOONA मिलता है और बाद में इसका अपघटन करवा करके आप इसको अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। एल्किल ट्राइहेलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एल्किल ट्राइहेलाइड है इसका जलीय KOH की उपस्थिति में आप इसका जलीय KOH की उपस्थिति में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो जितने भी Cl उनकी जगह पे आपको OH मिल जाएगी और एक कार्बन पे 2 OH अस्थायी होते हैं तो पास वाले 2 OH जो है वो H2O का यहाँ से विलोपन करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है KOH की उपस्थिति में वापस से पोटेशियम लवण देगा और पोटेशियम लवण का जो अम्लीकरण करवाने पर आपको एल्केनोइक अम्ल वापस से प्राप्त हो जाएगा।
जेम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब जेम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप जुड़े हुए होना। इसको यदि ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर कार्बन कम हो जाते हैं। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां देखेंगे। बेंजीन के साथ में आप किस तरीके से, टोलुइन जो है इसका आप ऑक्सीकरण करवाएंगे KMnO4 या KOH की उपस्थिति में, तो आपको बेंजोनोइक एसिड का पोटेशियम लवण मिलेगा, जिसका आप जल अपघटन करवा करके बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एथिल बेंजीन जो है, एथिल बेंजीन में भी सेम वही आपको पोटेशियम लवण मिलेगा, जो कि आप फर्दर जल अपघटन करवा करके बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। स्टाइरिन के साथ भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। सैलिसिलिक अम्ल से आप किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? जी हाँ, ये सैलिसिलिक अम्ल का उदाहरण है। सैलिसिलिक अम्ल में ये OH आपको यहाँ से हटाना है, तो आप जिंक की उपस्थिति में इसे गर्म करवा देंगे तो वी ऑक्सीजनीकरण यहाँ से हो जाएगा। जिंक जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बना लेगा और आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करके देगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMgX में R की जगह पे आप फेनिल ग्रुप ले लीजिए तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा के योगोत्पाद का जल अपघटन करवा करके आप बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। बेंजो ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, अब बेंजो ट्राइक्लोराइड है, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो CaCl2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और कार्बन पर उपस्थित दो OH जो है H2O का विलोपन करके बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे। फेनिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा फेनिल साइनाइड इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो दो हाइड्रोजन तो इधर और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। इस तरीके से एक योगोत्पाद आपको प्राप्त होगा। योगोत्पाद का जल अपघटन करवाने पर आपको बेंजोइक अम्ल भी मिल जाता है। बेंजीन की फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा HCl के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी आएगी निर्जल AlCl3 जरूर आएगा, जो कि क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल यहाँ से आपको प्राप्त करके ये देगा। हेलोजन कैरियर का काम यहाँ से करता है, AlCl4 माइनस में परिवर्तित हो जाता है। और बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्नों द्वारा देख लीजिए, बेंजोइक अम्ल का कोई भी व्युत्पन्न हो, जी मने कोई सा भी Cl, NH2OR, OCOR कोई सा भी ग्रुप हो, ये यहाँ से जल अपघटित होकर के बाहर निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपने को बेंजोइक अम्ल प्राप्त करके देता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म में भौतिक अवस्था देखेंगे तो भाई एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो श्रेणी के प्रथम 9 सदस्य, यानी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के 1 कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक के जो सदस्य होते हैं सभी कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। जबकि इससे ज्यादा उच्चतर सदस्य यानी कि ज्यादा कार्बन वाले जो होते हैं वो मोम के जैसे होते हैं और रंगहीन होते हैं और कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इसके प्रथम 3 सदस्य जो है तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं और 4 से 9 तक के जो सदस्य होते हैं वो सड़े मक्खन जैसी गंध वाले होते हैं, जिससे जबकि इससे उच्च सदस्य जो होते हैं वो गंधहीन होते हैं। सड़े मक्खन जैसी गंध, जैसे कि आप किसी डेयरी के सामने से निकलते हैं और वहां से जो बदबू आती है वैसी बदबू इनके अंदर से आती है। प्रकृति जो है इसकी कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी होता है और हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा हुआ है ये कम विद्युत ऋणी होता है। इसकी वजह से इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अल्कोहलों के समान ये वाली प्रवृत्ति देखने को आपको मिलती है इसकी। कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना भी अधिक होती है। हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना अधिक होती है तो ये जल में भी विलय हो जाते हैं और जल में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के जो समजात हैं वो जल में पूर्णतः विलय होते हैं। परंतु जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे जल में इनकी विलयता जो है वो कम हो जाती है। जल में विलयता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि अणुभार कब बढ़ता है? जब कार्बन श्रृंखला का आरोहण होता है। जब कार्बन श्रृंखला बढ़ती है तो कार्बन श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जो जल विरागी समूह होता है। जल विरागी समूह यदि बढ़ेगा तो विलयता में कमी आएगी। और अगर उन समझातों की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितनी कमी होगी विलयता उतनी ज्यादा पाई जाती है। तो यदि समान समझात कोई हाइड्रोकार्बन है तो समझात हाइड्रोकार्बनों में जैसे जैसे चेन का जो श्रृंखलन है वो बढ़ता जाता है या चेन का जो ब्रांचिंग अगर बढ़ती जाती है तो जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में से नियोपेंटेन सर्वाधिक विलयशील होगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण जो है जल में विलयता बढ़ जाती है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक अम्ल है। ब्यूटेनोइक अम्ल की जो विलयता है वो जो है 1, 2, 3 और 4 आइसोब्यूटेनोइक अम्ल से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइसोब्यूटेनोइक अम्ल की विलयता बढ़ जाती है क्योंकि इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। क्वथनांकों की बात करें तो भाई छोटे कार्बोक्सिलिक अम्लों के मध्य अधिक हाइड्रोजन बंध होने की वजह से इनका जो क्वथनांक जो होता है वो भी
ये अम्ल जो है बहुत कम वाष्पशील होते हैं, मतलब इनका क्वथनांक बढ़ जाता है बेटा, और ये वाष्प अवस्था में हाइड्रोजन अबंध के निर्माण के कारण डाइमर के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और डाइमर या द्विलक संरचना के कारण अम्ल का प्रभावी अणुभार जो है वो वास्तविक अणुभार से 2 गुना हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा हाइड्रोजन बंध बना करके एक द्विअणुक अम्ल का निर्माण कर रहा है। द्विअणुक लवण जो है वो इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जल के साथ में भी दो जल के मॉलिक्यूल्स के साथ में दो जल के यौगिकों के साथ में मिलकर के इस तरीके से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। गलनांकों की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक तुलनात्मक रूप से परिवर्तित होते हैं। कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो निकटस्थ विषम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों से थोड़ा सा अधिक होता है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 वालों का 1, 3, 5, 7 वालों से अधिक गलनांक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण यह है कि कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले जो अम्ल होते हैं उनमें अणुओं के किनारे के मैथिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो विपरीत दिशाओं में होते थे, 1, 2, 3, 4। इसमें ये वाला समूह और ये मिथाइल जो समूह है, यहाँ पर CH3 समूह में लिख देती हूँ, ये समूह जो है वो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होता है, ये अणु अपने क्रिस्टल जालक में अधिक सुसंकलित अवस्था में पाए जाते हैं, अतः इन अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल बढ़ने के कारण इनके गलनांक भी उच्च हो जाते हैं। जबकि जो विषम संख्या वाला है, विषम संख्या में COOH और CH3 ग्रुप जो है वो दोनों ही एक ही साइड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें संकुलन नहीं हो पाता है और इनका गलनांक कम पाया जाता है। तो और जो आपके सम संख्या वाले हैं उनका गलनांक अधिक होता है उसके पास वाले विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो इनमें रासायनिक गुणधर्म जो है इसमें उपस्थित सभी समूह जैसे एल्किल समूह हुआ, एल्किल समूह या एरिल समूह जो भी होगा, कार्बोनिल समूह यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला, अल्कोहल समूह ये वाला बंध भी टूट सकता है, ये वाला बंध भी इसमें से टूट सकता है। तो हर एक बंध के टूटने से यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता के आधार पर यानी कि H हटेगा अब यहाँ से, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि COOH समूह के जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, आंशिक धनावेश वाली होती है। आंशिक धनावेश वाली होती है तो ये अम्लीय गुण दर्शाता है, और H+ जो है इसके कारण 2 ऑक्सीजन परमाणुओं का प्रबल विद्युत ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि यहाँ से H+ निकल जाए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा, और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो अनुनादी संरचनाओं द्वारा दोनों ही ऑक्सीजन पर बारी बारी से डबल बॉन्ड जो है इस पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो संरचना हो जाती है वो स्थायी हो जाती है, और यहाँ से हाइड्रोजन का जो निष्कासन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, आसानी से हो जाता है, और प्रबलता जो है इस अम्ल की अधिक पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति एवं वियोजन स्थिरांक, यदि COOH ग्रुप जो है पानी में घोला जाए तो पानी को अम्लीय कर देता है और इस तरीके से एसीटेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसका यदि साम्य स्थिरांक निकाला जाए या वियोजन स्थिरांक निकाला जाए तो Ka बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये भी एक स्थिरांक ही है, अधिक में लेने पर ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, तो इसको ना लिख करके हम इसको Ka लिख देते, तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जिस अम्ल के लिए Ka का मान जितना अधिक होता है अम्ल जो है वो उतना ही अधिक प्रबल होता है। अब जो pKa होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होता है, यानी कि pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी अम्ल का मान उतना ही कम होगा या उसकी अम्लीयता उतनी ही कम हो जाएगी। तो pKa जो होता है वो Ka का उल्टा या ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो pKa का मान अगर इसके लिए कम है और इसके लिए ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो है वो अधिक प्रबल अम्ल है और ये कम प्रबल अम्ल होता है। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता की अगर तुलना करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में अगर आप देखेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं बेटा, कोई सा भी एल्कोहल देख लीजिए आप, वो चाहे तो एल्किल एल्कोहल देख लीजिए या एरिल एल्कोहल देख लीजिए, एल्कोहल में क्या होता है कि ROH वाला जो ये बंध है ये टूट करके जैसे कि ये जो आयन देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिलता है हाइड्रोजन के टूटने से। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो अधिक स्थायी होता है इस एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा। इसके अधिक जो स्थायित्व है वो इसकी अम्लीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, आयन मुक्त करने पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अपने अंदर से H+ निकाल करके कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बना लेता है, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। परंतु अल्कोहल जो है अपने अंदर से H+ निकाल करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जो कि अनुनाद नहीं दर्शाता है, और अनुनाद आपको पता है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो H+ आसानी से निकलने लगेगा और अधिक अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करते हैं
फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता की तुलना, कि भाई इन दोनों में से कौन सा जो है वो अधिक अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अपने अंदर से H+ निकाल के कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाता है, जबकि फिनोल जो है वो अपने अंदर से H+ का रिमूवल करके फिनोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब जब ये फिनोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन की अगर आप अनुनादी संरचना देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणु जो है उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड और ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि बारी बारी से इस विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के ऊपर जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और इसका स्थायित्व जो है वो अधिक देखने को मिलेगा। जबकि फिनोक्साइड आयन में क्या होता है कि ये वाला जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होकर के अनुनाद में भाग लेता चला जाता है। तो ऑक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं है पहली और दूसरी, इसमें ऋणावेश जो है वो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है और कार्बोक्सिलेट आयन को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। जबकि फिनोक्साइड आयन में देखो अनुनाद के द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन की अपेक्षा फिनोक्साइड आयन की जो स्थायित्व है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि फिनोक्साइड आयन जो है बेटा वो कम स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो रिंग के अंदर जो है रेजोनेंस करने के, अनुनाद करने के काम में आ रहा है, जिसकी वजह से वो बिजी हो गया है। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अतः स्पष्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों की अपेक्षा दुर्बल अम्लीय होते हैं, जबकि इनका अम्लीय गुण जो है वो अल्कोहल, फिनोल तथा परऑक्सी अम्लों की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर दोनों ऑक्सीजनों पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो अधिक स्थायित्व प्रदान कर देता है और डबल बॉन्ड से वो जुड़ जाते हैं। अम्लीय प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए अम्लीय प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव कि भाई प्रतिस्थापी जो है वो कैसा जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है, उन सभी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला ही प्रभाव हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की स्थिति में क्या क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है इससे जुड़े इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जैसे माइनस आई समूह वाले जो होते हैं वो ऋणावेश के वितरण द्वारा ऋणायन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिससे अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। यानी कि माइनस आई समूह वाले जितने ज्यादा होंगे अम्ल की जो सामर्थ्य होगी वो उतनी ही अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है, ये वाला जो जी है, ये जी माइनस आई उत्पन्न करने वाला कोई भी समूह जैसे नाइट्रो या हेलोजन ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो माइनस जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, परंतु जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाता है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ जाता है, तो वो क्या करता है इस एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे कि कार्बन भी जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। इस हाइड्रोजन को जो है यहाँ से जल्दी से रिमूव करने की कोशिश करता है और अपने आप को कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित करने का प्रयास जो है वो तेजी से होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह क्या करता है पूरी ही चेन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और ऑक्सीजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बराबर रखने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन में यथाशीघ्र परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, अब अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कितने जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या के आधार पर अगर हम यहाँ देखें तो जब एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेगा और उसकी वजह से अम्ल प्रबलता जो है वो बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की जो संख्या है वो यदि आप बढ़ा दोगे तो अम्लीय प्रबलता और अधिक बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होंगे उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, ये इससे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा और ये वाला जो अम्ल है वो इससे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आई प्रभाव वाले, यहाँ पर 3 आई प्रभाव वाले, माइनस आई प्रभाव वाले जो है परमाणु जुड़े हुए हैं। देखो दो सीएल जुड़े हुए हैं या 3 सीएल जुड़े हुए हैं, यहाँ एक ही सीएल जुड़ा हुआ है और यहाँ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो एसिटिक अम्ल जो है उसकी अपेक्षा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक प्रभावी या अधिक अम्लीय होता है। डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा अधिक होती है और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का जो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की जो स्ट्रेंथ होती है, प्रबलता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लीय प्रबलता को बढ़ाने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षी समूह है वो अम्लीय प्रबलता को घटाने का काम करेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह यानी कि प्लस आई वाला जो समूह है वो क्या करता है, ऋणावेश को संकुचित करता है और इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व है वो घट जाता है और अम्लीय सामर्थ्य भी घट जाती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉ इलेक्ट्रॉन जो रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देता है, इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देता है, इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इसके ऊपर आर के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये आर जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, कार्बन जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो वो H प्लस को जो है अपने पास जाने नहीं देगा और अम्लीय सामर्थ्य जो है वो कम हो जाएगा। प्लस आई प्रदर्शित करने वाले जो समूह होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्किल समूह जितने भी होते हैं वो प्लस आई समूह होते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाते हैं। जैसे कि प्रतिस्थापी COOH समूह से दूरी, अब प्रतिस्थापियों की COOH समूह से दूरी, प्रतिस्थापी यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, प्लस आर या प्लस आई इफेक्ट वालों को बोला गया है, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उनको बोला गया है। तो दूरी बढ़ने के कारण COOH पर प्रेरणिक प्रभाव से होने वाला परिवर्तन जो है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह प्लस आई COOH से दूरी बढ़ने पर अम्ल की सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। ये जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और अम्ल जो है वो उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है अगर COOH से दूरी बढ़ाते हैं तो अम्लीय सामर्थ्य इनकी घट जाती है। देखो बात समझना कि भाई प्लस आई वाले तो जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है, पहली बात, और माइनस आई वाले जो समूह है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब माइनस आई वाले जितने ज्यादा अधिक नंबर में होंगे तो नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट वाले जितने भी ज्यादा होंगे वो जो अम्लीय सामर्थ्य है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अब इनकी अगर दूरी बढ़ेगी, अरे ये जितने पास रहेंगे उतना ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से, तो अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देंगे ना, अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देंगे। जबकि प्लस आई वाले जो है अम्लीय सामर्थ्य को कम कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आई जुड़ेंगे उतनी ही अम्लीय सामर्थ्य जो है वो कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे इनकी दूरी COOH समूह से बढ़ेगी वैसे वैसे क्या करेंगे, अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देंगे। बढ़ा क्यों देंगे, अरे ऐसा ग्रुप तो दूर रहे जो ही अच्छा है ना अम्ल के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि CH3Cl, अब यहाँ पर Cl कैसा ग्रुप है, माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला है, COOH से एक कार्बन दूर है। ये वाला Cl समूह जो है COOH समूह से दो कार्बन दूर है, और यहाँ पर तो COOH के साथ में कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो सबसे कम अम्लीय ये होगा, उससे ज्यादा अम्लीय ये होगा, और इससे भी ज्यादा अम्लीय ये होगा क्योंकि क्लोरीन की जो दूरी है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन से ज्यादा पास में है, यहाँ पर ये ज्यादा दूर है। जबकि यहाँ देख लीजिए आप पेंटेनोइक अम्ल में ये सामान्य पेंटेनोइक अम्ल है या नॉर्मल पेंटेनोइक अम्ल है जिसमें कोई शाखन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन से दो कार्बन दूर है, COOH के कार्बन से दो कार्बन दूर है। जबकि यहाँ पर COOH के कार्बन से एक ही कार्बन पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापी जितना दूर होगा या नहीं होगा तो अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा। यहाँ पर एक प्रतिस्थापी है परंतु वो इस COOH के कार्बन से दो कार्बन दूर है, और यहाँ पर एक प्रतिस्थापी जो COOH के अगले वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम, इसकी ज्यादा, और इसकी सर्वाधिक पाई जाएगी। ये दो कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रतिस्थापी की COOH से दूरी में। शाखाओं की उपस्थिति, अब देखिए अत्यधिक शाखित जो अम्ल होंगे, जैसे मिथाइल 3, मतलब एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3, इस तरीके से। और यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इससे भी 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, CH3। तो ऐसा अम्ल जिससे इतना ज्यादा शाखन हो रहा है, जिसका इतना ज्यादा शाखन यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ, CH3OH समूह जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए 3 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिससे एक CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर में एक और कार्बन है जिससे 1 2 3 मिथाइल ग्रुप, तो फिर COOH समूह यहाँ पर उपस्थित होगा, वो भी मिथाइल ग्रुप ही होगा बेटा। तो इस तरीके से अत्यधिक शाखित जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो अत्यधिक शाखित
या अशाखित अम्लों की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं। ये मतलब अत्यधिक शाखित जो अम्ल होते हैं ये शाखित अम्लों की मतलब ये बोल रहा है कि अत्यधिक शाखित जो अम्ल हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया है, वे अशाखित अम्लों की अपेक्षाकृत कम अम्लीय होते हैं। अरे कम अम्लीय होंगे ना, देखो इतने सारे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देता है। अब अम्लीय सामर्थ्य जो है वो यदि कम हो जाती है तो COOH जो है वो H+ को इजीली नहीं रिमूव करता, जिसकी वजह से इसकी अम्लीय सामर्थ्य घट जाती है। तो अत्यधिक शाखित जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वे कम अम्लीय होते हैं और यह प्रभावी रूप से स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है।